नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 16वां अध्याय। इस अध्याय में हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों का माप और पृथ्वी का विभाग के बारे में जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं आप कथा सागर के परिवार के साथ, और इसके लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन। और अब प्रभु के चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उनको स्मरण करें और मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान का आशीर्वाद लेकर इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है और ये भी कहा है कि वह महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से बनी हुई 7 खाड़ियों से 7 समुद्र होकर पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए थे। ये सारी बातें पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय यानी कि पहले अध्याय में भी की गई है। वहाँ पर श्री सुखदेव जी बताए हैं कि कैसे राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 द्वीप बनते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि कृपया कर आप मुझे उन सब के विभाजन को समझाइए। इस पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान की माया अपरंपार है। उनकी भूमिका को कोई जीवन पर्यंत जान ही नहीं सकता। फिर भी मैं भूगोल के रूप में उनके नाम, आकार, परिमाण और लक्षण को कुछ सुनाता हूँ, तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यह जम्मू द्वीप है। यह पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है। मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक है। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड सबके मध्य में है जिसमें सुमेरु पर्वत है। पर्वत सुवर्ण का है और जम्मू द्वीप के समान ही इसका विस्तार है, अर्थात यह 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 13 योजन है, और जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है तथा यह 84,000 योजन विस्तार का है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत हैं, जिनके दोनों सिर खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की दिशा की ओर निसत, हेमकूट और हिमालय ये 3 पर्वत है जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन है। योजन जो है वो मापने की इकाई है। जैसे हम किसी चीज को मापते हैं तो मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से योजन जो है पहले के समय में हमारे जो पूर्वज हैं वो इसका प्रयोग करते थे। योजन एक इकाई के रूप में प्रयोग करते थे जिससे वो चीजों को मापते थे। और पृथ्वी की लंबाई के लिए ज्यादातर जो है वो योजन जैसी इकाई का ही प्रयोग किया जाता था। और धार्मिक विद्वान भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपने पौराणिक अनुवादों में हर जगह पर योजन की लंबाई का ही प्रयोग किया है, और उनके अनुसार योजन की जो लंबाई होती है वो 8 मील है। उन्होंने 8 मील की लंबाई बताया है। 1 योजन अर्थात 8 मील होता है, जिसको भारतीय विद्वानों ने 13 किलोमीटर के लगभग बताया है। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि ये जो 3 पर्वत है जो इलावृत के दक्षिण के दिशा में है, और उन तीनों के नाम मैंने आपको बताए हैं, निसद, हेमकूट और हिमालय। तो इनकी ऊंचाई जो है वो 10-10 हजार योजन है, मोटाई 1000 योजन की है, और जो इसकी लंबाई है वो पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक है। इसके पूर्व माल्यवान और गंधमादन पर्वत है जो केतुमाल और भद्राश्व खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 पर्वत उसको सहारा देने को ही खम्भों के समान खड़े हैं, जिन पर आम, जामुन, कदम और बट के विशाल वृक्ष हैं, और जिन पर क्रमशः दूध, शहद,
ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं, जहाँ किन्नर आदि भोगी और देवगण सिद्धियों को भोगते और आनंद करते हैं। यहाँ रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत उसे घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चौकोर 10,000 योजन के विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपालों की 8 पुरी भी है और सबका विस्तार 2,500 योजन है। ये सारी पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को बताते हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी इससे ये सारी बातें कहते हैं, और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है, जिसमें कि हमने जाना कि कैसे जो है वो हिमालय पर्वत अपने पृथ्वी पर है, कैसे सुमेरु पर्वत है और कैसे जो है वो पृथ्वी की संरचना हुई है। आगे और बातें जानेंगे कि कैसे पृथ्वी की संरचना हुई है, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और भी भूगोलिक और खगोलिक वर्णन हम जानेंगे। लेकिन अभी ये जो अध्याय है वो यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आने वाले अध्याय यानी कि 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि श्री गंगा जी की क्या महिमा है, और इलावृत खंड का वर्णन और अच्छे रूप में हम जानेंगे। और अगर आपने कथा को ध्यान पूर्वक सुना है तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही कमेंट सेक्शन में दें। और मेरा प्रश्न ये है कि इलावृत खंड जो है वो धरती के, वो पृथ्वी के कौन से भाग में है? मध्य भाग में है, दक्षिण भाग में है, उत्तर भाग में है, कौन से भाग में है, ये आपको बताना है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप मुझे अवश्य ही बताएं। और इलावृत खंड में कौन सा पर्वत स्थित है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, पर्वत का नाम। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा लेने से पहले एक छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि अच्छी बातों को, धर्म की बातों को सब तक पहुँचाइए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, सबसे मिलजुल कर रहिए और प्रभु में अपना ध्यान लगा कर रखिए, प्रभु में अपने मन को लीन करके रखिए। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।